हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द हाइट्स के आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मौर्य डायनेस्टी के बारे में, मौर्य वंश के बारे में। प्राचीन भारत इतिहास के अंतर्गत अब तक हमने हर्यक वंश के बारे में बात की, शिशुनाग वंश और नंद वंश के बारे में बात की। साथ ही हमने देखा कि जिस समय प्राचीन भारत के उत्तर और पूर्व वाले भूभाग पर मगध साम्राज्य फल फूल रहा था, उसी समय भारत के पश्चिमोत्तर वाला जो भूभाग है दोस्तों, वहाँ पर विदेशी आक्रमण हो रहे थे, फॉरेन इन्वेजन्स हो रहे थे। साथ ही साथ विदेशी साम्राज्य वहाँ पर शासन भी कर रहा था। थोड़ा सा हम मैप से समझ लेते हैं इन चीज़ों को, एक रफ मैप बनाते हैं इंडिया का, ताकि चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आए। देखिए दोस्तों, ये मैंने एक रफ मैप बनाया है इंडिया का, इससे समझने की कोशिश करते हैं। जो हमारा मगध साम्राज्य था प्राचीन भारत में, वो यहाँ पे था, बिहार के लगभग समीप था। बिहार, झारखंड, यूपी इनके समीप ही था। तो ये वाला एरिया था मगध साम्राज्य का। ठीक है, ये वाला एरिया क्या हो गया आपका, मगध साम्राज्य का एरिया हो गया। और उस समय जब यहाँ पे मगध साम्राज्य फल फूल रहा था, उस समय भारत का पश्चिमोत्तर वाला भूभाग, जो कि उस समय पे भारत में अफगानिस्तान, वर्तमान अफगानिस्तान वाला क्षेत्र और पाकिस्तान वाला क्षेत्र भी भारत के अंतर्गत ही आता था। ठीक है, तो इस वाले भूभाग पे क्या हो रहा था, विदेशी आक्रमण हो रहे थे और यहाँ पर विदेशी साम्राज्य इस क्षेत्र को क्या कर रहा था, शासित कर रहा था। तो यहाँ पे हो गया था। अच्छा दोस्तों, ऐसा नहीं है कि पूरा एरिया विदेशी साम्राज्य से शासित किया जा रहा था। कुछ कुछ राजतंत्र, गणतंत्र या महाजनपदें यहाँ पे अब भी शासन कर रही थी और लड़ाइयाँ हो रही थी, इसीलिए तो विदेशी साम्राज्य खत्म भी हुआ। अगर वो पूरी तरह साम्राज्य यहाँ पे जमा लेती और वो इतना मजबूत साम्राज्य होता, तो शायद पूरा भारत अब तक, मतलब विदेशी साम्राज्य हो चुका होता पूरे भारत में, लेकिन यहाँ पे भी लड़ाइयाँ होती रहती थी, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, विदेशी साम्राज्य। विदेशी साम्राज्य से मेरा तात्पर्य, जैसे कि ईरान का आक्रमण हमने देखा, यूनान का आक्रमण देखा, सिकंदर कैसे आए थे यहाँ पर, वो चीज़ें देखी। तो ये विदेशी साम्राज्य, ठीक है। आपको पता ही है कि सिकंदर ने ये क्षेत्र विजित किया था और उसके बाद में जब वो लौटने के क्रम में, मतलब बाद में अपने साम्राज्य की ओर वापस लौट रहा था, तो ये वाला जो एरिया है, इसे उसने किसे दे दिया था, उसने कुछ गवर्नर्स को बांट दिया था ये एरिया, विजित वाला क्षेत्र। और साथ ही साथ अपने जो सेनापति थे सेल्यूकस निकेटर, उन्हें ये क्षेत्र शासन करने के लिए दे दिया था। अर्थात यहाँ पे कौन शासक थे, यहाँ पे शासक थे सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर तो चले भी गए थे और बेबीलोन में उनकी मृत्यु भी हो जाती है, तो यहाँ के शासक कौन बन जाते हैं, सेल्यूकस निकेटर। ठीक है दोस्तों। अच्छा, इस समय यहाँ पर मगध साम्राज्य विस्तारित हो रहा था, फैल रहा था अपनी गति से। और यहाँ के जो शासक थे, यहाँ पे कौन सा वंश था, जब सेल्यूकस निकेटर यहाँ पे शासन कर रहे थे, तो यहाँ पे वंश था नंदवंश। नंदवंश। और जिसके शासक कौन थे, इसके शासक थे धनानंद। ये याद रखेंगे दोस्तों, ये मैं समझाने की कोशिश कर रही थी आपको, ताकि चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आए, पता रहे कि यहाँ पे जब ये सिचुएशन थी पश्चिमोत्तर वाले भूभाग पे, तो मगध साम्राज्य में क्या चल रहा था। मगध साम्राज्य उदय हो रहा था, नंदवंश यहाँ पे शासन था मगध साम्राज्य पे, और नंदवंश के शासक कौन थे, तो वो थे धनानंद। अब आज के लेक्चर में हम देखेंगे फ्रेंड्स, किस तरह नंदवंश का मगध साम्राज्य में पतन होता है और नए वंश का उदय होता है, जो कि है मौर्य वंश। तो अब हम पश्चिमोत्तर वाले भूभाग से पुनः मगध साम्राज्य की ओर आते हैं और अध्ययन करते हैं। अब यहाँ पे शासन होने वाला, अब नंदवंश खत्म होने वाला है मगध साम्राज्य पे और आने वाला है मौर्य वंश। अब हम देखते हैं कि मौर्य वंश कैसे आता है और कैसे यहाँ पे शासन करता है। अब दोस्तों थोड़ी सी चर्चा मौर्य वंश के ऊपर की जाए, तो मौर्य वंश एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, इतिहास में भी महत्वता अपनी बनाए रखता है। क्यों महत्वता बनाए रखता है, क्योंकि दोस्तों मौर्य वंश के अंतर्गत आने वाले जितने भी शासक हुए काफ़ी महत्वपूर्ण हुए और उन्होंने
भारत में कई छोटे और बड़े ऐसे बदलाव किए जो कि आने वाले भारत के भविष्य को प्रभावित करने वाले थे। इसीलिए मौर्य वंश का हम अध्ययन करते हैं और इतिहास में इसकी इम्पोर्टेंस बनी हुई है अब तक। मौर्य वंश का यदि टाइम पीरियड की बात की जाए कि कब से कब तक मौर्य वंश का शासन रहा मगध साम्राज्य पर, तो 322 ईस्वी पूर्व से, टाइम पीरियड नोट करेंगे दोस्तों, है ना, 322 ईस्वी पूर्व से 185 ईस्वी पूर्व तक, ईस्वी पूर्व तक मौर्य साम्राज्य का शासन होता है मगध साम्राज्य पे। मौर्य वंश का शासन होता है किस पे? मगध साम्राज्य पे। अर्थात मौर्य वंश के अंतर्गत जितने भी शासक हुए, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य, उनके बाद में बिंदुसार आते हैं, फिर अशोक आते हैं और फिर ऐसे उत्तराधिकारी आते रहते हैं मौर्य वंश में, है ना। और इस डायनेस्टी ने इस तरह 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व का टाइम पीरियड क्रॉस किया। और इन वर्षों की वर्षों में देखा जाए कि कितने वर्षों तक शासन किया, तो 137 वर्षों तक। आई एम सॉरी दोस्तों, 137 वर्षों का शासन होता है इनका टोटल। तो देखिए क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है। क्वेश्चन मौर्य वंश में ये पूछा जा सकता है कि मौर्य वंश का टाइम पीरियड क्या था, कब से ये स्टार्ट होता है और कब खत्म हुआ था। तो आपको याद रखना है 322 ईसा पूर्व से ये स्टार्ट होता है और 185 ईसा पूर्व तक ये खत्म होता है। यहाँ पे इसका दी एंड होता है। और यदि वर्षों की संख्या पूछी जाए कि मौर्य वंश का शासन कितने टाइम तक रहा था मगध साम्राज्य पर, तो 137 वर्षों तक मौर्य वंश ने मगध साम्राज्य पर शासन किया था। अब दोस्तों इतिहास में ऐसे कई सोर्सेस हैं, ऐसे कई स्रोत हैं जिनसे हमें मौर्य साम्राज्य के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो आइए हम देख लेते हैं कि वे कौन कौन से स्रोत हैं जिनसे हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। वे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्रेंड्स उसमें कुछ साहित्य और कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस है, कुछ लिटरेरी सोर्सेस है जो कि एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। जैसे साहित्यिक बुकें, किताबें वगैरह लिखी गई तो उनके रचनाकार वगैरह पूछे जाते हैं, तो उन्हें हम देख लेते हैं। इससे हमारे दो काम हो जाएंगे। एक तो मौर्य वंश के बारे में हमें पता चल जाएगा कि किन किन बुक्स से इस वंश, इस डायनेस्टी के बारे में हमें पता चला। साथ ही हमें ये भी पता चल जाएगा कि इनके रचनाकार कौन हैं इन बुक्स के। तो स्रोत या सोर्सेस, आप क्या लिखेंगे? मौर्य वंश की जानकारी प्रदान करने वाले स्रोत। तो दो तरह के स्रोत हमें यहां मिले, साहित्यिक हमें मिले हैं साहित्यिक स्रोत और मिले हैं पुरातात्विक स्रोत। थोड़ा सा तबीयत खराब है दोस्तों मेरी, इसीलिए थोड़ा सा विघ्न होगा, तो आई एम सॉरी अगर थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है आपको, तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा आज के लिए। तो दोस्तों साहित्यिक स्रोत में हम पढ़ने वाले हैं अर्थशास्त्र। कौन कौन से साहित्यिक स्रोत है? अर्थशास्त्र एक साहित्य हुआ, एक बुक हुई, मुद्रा राक्षस, इंडिका और कुछ बौद्ध साहित्य भी हुए, बौद्ध साहित्य और पुराण, जो कि ब्राह्मण ग्रंथ है, पुराण। ये कुछ साहित्यिक स्रोत हैं जिनसे हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। पुरातात्विक स्रोतों में अगर देखा जाए तो पुरातात्विक स्रोतों में है अशोक के अभिलेख,
अशोक के पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य के समय के अभिलेख, कुछ अभिलेख इनके भी प्राप्त हुए थे दोस्तों। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। सिक्के व मोहरें। तो फ्रेंड्स, साहित्य के स्रोत में क्या क्या है? अर्थशास्त्र नामक साहित्य, मुद्रा राक्षस, इंडिका, बौद्ध साहित्य और पुराण, ये कुछ साहित्य ऐसे हैं जिनसे हमें प्राप्त होती है मौर्य वंश की जानकारी। तो सबसे पहले हम अर्थशास्त्र के बारे में बात करते हैं। अर्थशास्त्र, इस साहित्य के जो रचयिता है, इसकी रचना की है, वे है चाणक्य, जिन्हें हम इतिहास में कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। तो अर्थशास्त्र के बारे में क्या क्या चीजें हो गई? इनके रचनाकार कौन होंगे? आप अर्थशास्त्र से हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे रचनाकार, तो रचनाकार है इनके चाणक्य, ब्रैकेट में आप कौटिल्य और विष्णुगुप्त लिखेंगे, ठीक है। अर्थशास्त्र में हमें मौर्य वंश के राजतंत्र और शासन के बारे में सूचना मिलती है। किसके बारे में? मौर्य वंश के राजतंत्र व शासन के बारे में सूचना मिलती है। जब फ्रेंड्स इस साहित्य को खोल के देखा जाता है तो इसके अंदर हमें मिलते हैं 15 अधिकरण, 180 प्रकरण, साथ ही हमें मिलते हैं 6000 श्लोक, ठीक है। क्या क्या मिलता है हमें? हमें मिलता है इसके अंदर 15 अधिकरण, 180 प्रकरण और 6000 श्लोक लिखे गए हैं अर्थशास्त्र के अंदर। साथ ही इसमें सप्तांग सिद्धांत के बारे में वर्णन किया गया है। सप्तांग सिद्धांत, ये पूछा जाता है फ्रेंड्स। क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन ये आता है कि किस साहित्य में सप्तांग सिद्धांत के बारे में वर्णन किया गया है। तो आपको बताना है अर्थशास्त्र वो साहित्य है जिसके अंदर सप्तांग सिद्धांत का वर्णन किया गया है। अब क्या है ये सप्तांग सिद्धांत? सप्तांग सिद्धांत शॉर्टकट में मैं आपको बता देती हूँ। इसके बारे में हम मेंस में क्वेश्चन विस्तृत रूप से आता है, बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम देखेंगे कभी होगा तो अर्थशास्त्र के बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा भी कर लेंगे। यहाँ पे डेफिनेशन इसकी लिख लीजिए कि सप्तांग सिद्धांत क्या है। तो इसके अंदर बताया गया है कि राज्य जो है, राज्य 7 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। फिर राज्य का निर्माण 7 तत्वों से होता है, 7 तत्वों द्वारा निर्मित होता है राज्य, ठीक है। तो आप ये एक सेकंड लाइन आप ये लिखिए कि राज्य 7 तत्वों से निर्मित होता है, 7 तत्वों से मिलकर बना होता है। राज्य 7 तत्वों से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है, निर्मित होता है, बना होता है। तो 7 तत्व इसमें बताए गए हैं सप्तांग सिद्धांत में, ठीक है। तो जब भी हम इसे विस्तृत रूप से पढ़ेंगे तो इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो क्या क्या देखा हमने इसमें? इंपॉर्टेंट ये था कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की है? तो चाणक्य ने की है। इससे हमें मौर्य वंश के बारे में के राजतंत्र और शासन की सूचना मिलती है कि किस तरह का मौर्य वंश का राजतंत्र था, किस तरह का शासन चलता था, ये सूचना हमें मिलती है अर्थशास्त्र से। अब इसे खोलते तो क्या प्राप्त होता है? यहाँ पे मिलते हैं हमें 15 अधिकरण, 180 प्रकरण, साथ ही हमें मिलते हैं 6000 श्लोक। इसमें सप्तांग सिद्धांत का वर्णन किया गया है। सप्तांग सिद्धांत अर्थात राज्य 7 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, 7 तत्वों से निर्मित है, ये चीज़ बताई गई है। और दोस्तों ये जो अर्थशास्त्र है, नाम अर्थशास्त्र इस साहित्य का, लेकिन ये राजनीति पे, पॉलिटिक्स पे उस पर निर्भर है, उस पर बना हुआ है, ठीक है, पॉलिटिक्स पे। पॉलिटिक्स से ये बिलोंग करता है, राजनीति से बिलोंग करता है ये साहित्य, ठीक है। अब ये बात हो गई हमारे अर्थशास्त्र की।
अब बात करते हैं मुद्रा राक्षस के बारे में। मुद्रा राक्षस क्या है? तो मुद्रा राक्षस के अब आप ऐसे हेडिंग डालेंगे मुद्रा राक्षस, अब इसके बारे में लिखेंगे, ठीक है। मुद्रा राक्षस, इनके जो रचनाकार है मुद्रा राक्षस के, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है विशाख दत्त के द्वारा। विशाख दत्त इनके रचनाकार हैं, विशाख दत्त, ठीक है। मौर्य वंश के बारे में इससे क्या जानकारी मिलती है? तो दोस्तों मौर्य वंश के जो शत्रु थे उनके विरुद्ध जितनी भी रणनीति तैयार की गई थी चाणक्य के द्वारा, उसका वर्णन मिलता है मुद्रा राक्षस में, ठीक है। चाणक्य जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, वे क्या करते थे फ्रेंड्स, वे काफ़ी चतुर थे और वे मौर्य वंश के जितने भी शत्रु होते थे, चंद्रगुप्त मौर्य के शत्रु होते थे, उनके विरुद्ध रणनीतियाँ, उनके विरुद्ध जो भी प्लानिंग्स बनाते थे, तो उनका वर्णन विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस में किया है, जिससे हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये है मुद्रा राक्षस के बारे में। साथ ही अब हम बात करते हैं, मुद्रा राक्षस में इतना ही था दोस्तों, है ना, इसके रचनाकार, उसमें मौर्य वंश की क्या जानकारी मिलती है? तो चाणक्य के बारे में, चाणक्य की रणनीतियों के बारे में इसमें वर्णन है। आप ये भी लिख लीजिए अगर शॉर्ट ब्रैकेट में, पहले तो पूरा लिखना सेंटेंस ऐसा कि चंद्रगुप्त मौर्य के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य द्वारा रचित रणनीतियों का वर्णन है, और ब्रैकेट में आप चाणक्य की रणनीतियाँ ऐसा भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में, है ना, चाणक्य की रणनीतियाँ, क्योंकि हर प्रधानमंत्री बनाता ही होगा, हर शासक के, क्योंकि उनका कर्तव्य होता है अपने शासन तंत्र को बचाना, अपने राजपाट को बचाना, तो प्रधानमंत्री का तो काम ही है। तो ये है मुद्रा राक्षस के अंदर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट साहित्य की, वो है इंडिका। वो क्या है दोस्तों? इंडिका के बारे में बात करते हैं हम। इंडिका, जिसके रचनाकार कौन है? इनके रचनाकार हुए मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की थी, और इन्होंने इंडिका में मौर्य वंश के पूरे शासन के बारे में समझाया है, अच्छे तरीके से विस्तृत रूप से वर्णन किया है कि किस तरह किसी राजा की जब वो भ्रमण के लिए निकलता था, प्रजा से मिलने के लिए निकलता था, अपने नगर में निकलता था, तो किस तरह ठाट बाट से वो उसकी रथ यात्रा निकलती थी, है ना, अलंकृत हाथी वगैरह होते थे, उसके अंगरक्षक होते थे, ये सब बातों का वर्णन किया गया है इंडिका में। साथ ही ये भी बताया गया है कि कैसे अमात्य वगैरह काम करते थे मौर्य साम्राज्य में, मौर्य साम्राज्य कितना फल फूल रहा था, ये सारी चीज़ों का वर्णन है इंडिका में। और इनके रचनाकार कौन हुए? मेगास्थनीज हुए, जो कि एक यूनानी राजदूत है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बौद्ध साहित्य की। अब हमने अभी तक क्या क्या बात की? अर्थशास्त्र के बारे में, मुद्रा राक्षस के बारे में, इंडिका के बारे में। अब हम बात करते हैं बौद्ध साहित्य के बारे में। बौद्ध साहित्य के बारे में देख लेते हैं। बौद्ध साहित्यों में भी मौर्य वंश के बारे में वर्णन मिलता है, जानकारी मिलती है मौर्य वंश के बारे में। तो बौद्ध साहित्य जैसे कि कौन कौन से? दीपवंश, महावंश, दिव्यावदान, ये तीनों क्या है? ये तीनों बौद्ध साहित्य है। दिव्यावदान, तो इन तीनों साहित्य, जो बौद्ध साहित्य, इन तीनों में मौर्य वंश के बारे में कुछ न कुछ वर्णन किया गया है, मौर्य वंश के बारे में कुछ न कुछ बताया गया है। जिसमें जो दीपवंश है दोस्तों, इसमें अशोक द्वारा जब बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार है वो श्रीलंका तक जो किया जाता है, जो उनके पुत्र पुत्री संघमित्रा वगैरह जाते हैं, है ना, वो पूरी बातें दीपवंश के अंदर बताई गई है, जिससे हमें पता चलता है कि मौर्य वंश में बौद्ध धर्म का कितना महत्व था, बौद्ध धर्म की महत्वता के बारे में बताया गया था। किसमें? दीपवंश में। तो आप दीपवंश लिखेंगे, उसके आगे हेडिंग डेज डालेंगे, फिर लिखेंगे इसमें अशोक द्वारा बौद्ध धर्म का प्रसार श्रीलंका तक किया गया है, इस बात का वर्णन है, ये दीपवंश है। और महावंश और दिव्यावदान भी बौद्ध साहित्य है, जिसमें भी मौर्य वंश के बारे में कुछ न कुछ चर्चा की गई है। ये हो गए आपके बौद्ध साहित्य।
साथ ही हम जैन साहित्यों की भी बात कर लेते हैं। जैन साहित्य में भी कहीं ना कहीं मौर्य वंश का वर्णन है। क्यों वर्णन है? क्योंकि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे फ्रेंड्स, आगे हम इन्हें देखेंगे, इन शासक को, वे एक जैन अनुयायी थे, उन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। इसीलिए जैन साहित्य में भी जो मौर्य वंश है उनका वर्णन है, उनके बारे में। तो जैन साहित्य कौन कौन से? परिशिष्ट पर्वन, परिशिष्ट पर्वन, और एक अन्य जैन साहित्य हुआ कल्पसूत्र। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, रचनाकार इनके पूछे जाते हैं। तो परिशिष्ट पर्वन लिखा है हेमचंद्र ने, हेमचंद्र द्वारा लिखा गया है परिशिष्ट पर्वन, और कल्पसूत्र लिखा गया है भद्रबाहु द्वारा। ठीक है दोस्तों, परिशिष्ट पर्वन लिखा गया है हेमचंद्र के द्वारा और कल्पसूत्र लिखा गया है भद्रबाहु के द्वारा। भद्रबाहु ये एक जैनी गुरु है, जैन लोगों के गुरु हैं। ठीक है, और दोनों ही जैन साहित्यों में, जैसा कि मैंने बताया आपको, मौर्य वंश के बारे में वर्णन किया गया है। अब हम चलते हैं फ्रेंड्स पुरातात्विक स्रोतों की तरफ। ये तो हमने पढ़ लिए हैं लिटरेरी सोर्सेज जो थे उनके बारे में। अब हम पढ़ते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में। पुरातात्विक स्रोतों में सबसे पहले आते हैं अशोक के अभिलेख। दोस्तों, अशोक के अभिलेख से हर कोई परिचित है, आपने कहीं ना कहीं इतिहास में इनके बारे में पढ़ा ही होगा। तो अशोक के अभिलेख में जितना भी वर्णन किया गया है या फिर जितने भी वादे किए जाते थे एक शासक के द्वारा प्रजा से, वो अभिलेखों में लिखे जाते थे, और इससे हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और उसी तरह चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भी कुछ अभिलेख हुए थे, उनसे भी हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें मौर्य वंश की जो सिंचाई व्यवस्था थी, मौर्यकालीन जो सिंचाई व्यवस्था थी, उसके बारे में वर्णन किया गया है। इसलिए यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है? यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मौर्य वंश की सिंचाई व्यवस्था का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है। क्वेश्चन ये आता है, तो हमें मार्क करना है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख हमें सिंचाई व्यवस्था के बारे में बताता है, किस काल की? मौर्य वंश की। ठीक है, तो ये तो हो गया अशोक के अभिलेख, चंद्रगुप्त मौर्य के अभिलेख। और रुद्रदामन का इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे इसके आगे आप डैश करके लिखेंगे मौर्यकालीन सिंचाई व्यवस्था का वर्णन। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख के बारे में। सिक्के व मोहरे, तो जो मौर्यकालीन सिक्के थे और मोहरे थी वहाँ की, जो कोई भी शासन या लागू होना रहता था या फिर किसी भी बात का, जैसे कि आज भी अगर ना कोई नियम कानून सरकार द्वारा बनाए जाते तो उस पर मुहर लगती है, विशेष मुहर लगाई जाती है। तो उसी तरह पे, उसी तर्ज पे यहाँ पे भी कार्य होते थे। तो ये जो सिक्के व मोहरे थे, ये भी मौर्य वंश के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी हमें देते हैं कि उस समय किस शासक का शासन हुआ करता था, मौर्य वंश में कौन शासक था, ये इससे मोहरों से हमें ये जानकारी मिलती है। साथ ही सिक्के में जो भी सन लिखे गए हैं या समय लिखा गया, तो उससे हमें पता चलता है कि इस समय पे ये सिक्का जारी था, मौर्य वंश ये चलता था, ये सिक्का चलता था। ये जानकारी हमें मिलती है सिक्के व मोहरे से। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको सोर्सेज समझ में आ गए होंगे। ये सोर्सेज की बात हो गई। अब हम बात करते हैं मौर्य वंश के संस्थापक के बारे में, अर्थात हम बात करने वाले हैं चंद्रगुप्त मौर्य की, जो कि मौर्य वंश की जिन्होंने स्थापना की और प्रथम शासक बने मौर्य वंश के। तो अब हम बात करने वाले हैं चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त मौर्य, दोस्तों ये मौर्य वंश के प्रथम संस्थापक हुए। इनका जो शासनकाल था वो 322 ईसा पूर्व से लगाकर
298 ईस्वी पूर्व तक रहा। तो क्या क्या जानने को मिलता है हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। आप चंद्रगुप्त मौर्य हेडिंग डालेंगे और उनके बारे में लिखना स्टार्ट करेंगे अब, है ना, पॉइंट टू पॉइंट। चंद्रगुप्त मौर्य, इनका जो टाइम पीरियड था या फिर कह सकते हैं मौर्य वंश में इनका कालखंड, कब तक शासन, कब से कब तक इन्होंने शासन किया मौर्य वंश या मगध साम्राज्य पे मौर्य वंश में। तो इनका कालखंड था 322 ईस्वी पूर्व, जब से मौर्य वंश स्टार्ट हुआ, क्योंकि यही संस्थापक है। तो 322 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व तक इन्होंने शासन किया था। यदि वर्षों की संख्या की बात की जाए तो इन्होंने 24 वर्षों तक शासन किया है। ठीक है, इनका शासनकाल, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल कब तक चला? 24 वर्ष 24 वर्षों तक चला। मौर्य वंश के संस्थापक हैं ये चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश के संस्थापक। मौर्य वंश के संस्थापक रहे। चंद्रगुप्त मौर्य की यदि जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म हुआ था 345 ईस्वी पूर्व में। ठीक है फ्रेंड्स, कब हुआ था? 345 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और इनका जन्म स्थान क्लियर नहीं है फ्रेंड्स इनका। कुछ लोग कहते हैं कि इनका जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था, जो कि आधुनिक पटना है, पाटलिपुत्र। और कुछ लोगों का मानना है, बौद्ध ग्रंथ के अनुसार कहा जाता है कि इनका जन्म स्थान जो है वो नेपाल की तराई में गोरखपुर नामक नगर में हुआ था। कहाँ पे? गोरखपुर। कुछ लोगों का कहना है कि गोरखपुर में हुए थे। गोरखपुर इनका जन्म स्थान है। ठीक है, तो क्लियर नहीं है, दो हैं। कौन कौन से? जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसके अकॉर्डिंग पाटलिपुत्र, और जो बौद्ध ग्रंथ है उसके अकॉर्डिंग गोरखपुर, नेपाल की तराई के नीचे। ठीक है, नेपाल की तराई में। तो ये इनके जन्म स्थान की बात हो गई। अब इनके नाम की बात की जाए फ्रेंड्स, तो इतिहास में, जब हम इतिहास में साहित्य को पढ़ते हैं तो कई साहित्यों में इनके अलग अलग नाम लिखे गए हैं। यूनानी साहित्य में इनके नाम एंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस लिखा गया है। ठीक है, यूनानी साहित्य में इनका नाम कहाँ से आ गया दोस्तों? अब ये क्वेश्चन आ रहा होगा आपके माइंड में। तो जिनके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है तो मैं बता दूं कि उस समय सेल्यूकस निकेटर, जो कि यूनान से ही आए थे, है ना, उनका शासन चलता था भारत के पश्चिमोत्तर वाले भूभाग में। हमने देखा इससे पहले। तो वहाँ के जो भी राइटर्स हुए, वहाँ के जो भी इतिहासकार हुए, तो वो पूरे भारत के बारे में जब कुछ ना कुछ लिख रहे हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में तो लिखेंगे, क्योंकि मगध साम्राज्य काफ़ी फेमस था और यहाँ पे वे शासन कर रहे थे, राजा बन रहे थे वहाँ के, तो क्यों नहीं लिखेंगे उनके बारे में। जब हम यूनानी साहित्य देखते हैं तो उनमें चंद्रगुप्त मौर्य का नाम मिलता है हमें एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस। ठीक है, किनके द्वारा दिया गया था? तो यूनानी इतिहासकारों के द्वारा ये नाम दिया गया था। चूँकि यूनानी साहित्य में थे तो यूनानी इतिहासकार ही इनका नाम देंगे। अब वे कौन कौन से इतिहासकार थे? तो एंड्रोकोटस ये जो नाम दिया था, पहले तो बात कर लेते हैं किस किस भाषा में है। देखिए बिल्कुल अलग है। हमारे भारत में तो इस तरह के नाम नहीं रखे जाते हैं ना, किसी भी राजा का नाम इस तरह से नहीं रखा जाता। तो दिख ही रहा है, इनके नामों से प्रतीत हो रहा है कि किसी अन्य भाषा के नाम है। तो जो ये एंड्रोकोटस है ये ग्रीक भाषा का नाम है, और जो सेंड्रोकोटस है ये लैटिन भाषा का नाम है। ठीक है, लैटिन भाषा में रखा गया है। ये तो भाषा की बात हो गई, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी याद रख लीजिएगा, ग्रीक का है और ये लैटिन का है। अब यदि बात की जाए कि एंड्रोकोटस ये नाम किसने दिया है, तो एंड्रोकोटस ये नाम दिया गया है प्लूटार्क के द्वारा। यूनानी इतिहासकार हैं ये प्लूटार्क, उनके द्वारा नाम दिया गया है एंड्रोकोटस। और सेंड्रोकोटस ये नाम दिया गया है जस्टिस स्ट्रैबो के द्वारा। किसके द्वारा? जस्टिस स्ट्रैबो। ठीक है दोस्तों, तो याद क्या रखेंगे? एंड्रोकोटस
और सेंड्रोकॉटस, ये दोनों नाम दिए गए हैं यूनानी इतिहासकारों के द्वारा यूनानी साहित्य में। तो यूनानी इतिहासकार कौन कौन हुए? तो एंड्रोकॉटस नाम देने वाले यूनानी इतिहासकार हुए प्लूटार्क, और सेंड्रोकॉटस नाम देने वाले यूनानी इतिहासकार हुए जस्टिस स्ट्रैबो। ठीक है। अब दोस्तों इन्होंने नाम तो लिख दिए, इन्होंने रचना भी कर दी यूनानी साहित्य की सब कुछ, लेकिन हमें कैसे पता चला कि ये जो नाम इन्होंने दिए हैं ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ही बात कर रहे हैं? हमें कैसे जानकारी मिली? तो विलियम जोन्स नामक एक इतिहासकार हुए, विलियम जोन्स, ये वो इतिहासकार है जिन्होंने पढ़कर हमें ये बताया, जिन्होंने ये यूनानी साहित्य पढ़े है और हमें बताया कि एंड्रोकॉटस और सेंड्रोकॉटस जो दो नामों का वर्णन है यूनानी साहित्य में, वो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। तो यदि यूँ क्वेश्चन आता है कि इन नामों को चंद्रगुप्त मौर्य के नाम है, ये बताने वाला जो इतिहासकार है वो कौन है? तो वो है विलियम जोन्स। ये वही विलियम जोन्स है फ्रेंड्स जिन्होंने 1784 में 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी हमारे इंडिया में। एशियाटिक के संस्थापक हैं ये। ठीक है। जब हम आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें इनका नाम आएगा, तब हम इन्हें फिर से याद करेंगे विलियम जोन्स को। ठीक है। ये वही है, एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक है ये। कब की थी? 1784 में। और इन्होंने ही बताया था कि एंड्रोकॉटस और सेंड्रोकॉटस जो यूनानी साहित्य में नाम लिखे गए हैं वे चंद्रगुप्त मौर्य के नाम हैं। आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब ये हो गई नामों की चर्चा। अब इसके बाद में हम देखते हैं इनके कुल और इनके वंश के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा बताया गया है इनके बारे में और थोड़ा विवाद भी है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। देखिए दोस्तों, ब्राह्मण ग्रंथ जो हुए हैं उनमें चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बताया गया है कि ये निम्न कुल में पैदा हुए थे। क्या बताया गया है? वैसे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों, लेकिन कुछ मिसकॉन्सेप्ट है इनके बारे में, तो इसे क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। चंद्रगुप्त ब्राह्मण ग्रंथ क्या बोलते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य निम्न कुल में पैदा हुए थे। ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार क्या निम्न कुल के थे। ठीक है। इसीलिए ब्राह्मण ग्रंथ मुद्रा राक्षस, जिसके रचनाकार विशाखदत्त है, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का उपयोग किया गया है। किसके अंदर किया गया है? देखिए क्वेश्चन क्या क्या बन जाएगा इसमें, मुद्रा राक्षस में, है ना। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा मुद्रा राक्षस। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एक शब्द का यूज किया गया है, वो है वृषल। वृषल जिसका अर्थ क्या होता है? वृषल का अर्थ होता है निम्न कुल में जन्म लेने वाला। निम्न कुल में जन्म लेने वाला, कुल में जन्म लेने वाला। तो ये शब्द का यूज किया गया है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए, निम्न कुल में जन्म लेने वाला। इससे हमें पता चलता है मुद्रा राक्षस क्या है? ये एक ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण साहित्य है। ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि ब्राह्मण ग्रंथ ये बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो निम्न कुल के थे। ठीक है। लेकिन इसी के विपरीत बौद्ध ग्रंथ जो हुए, बौद्ध ग्रंथ के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म नेपाल की तराई में गोरखपुर नामक स्थान पर एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था। तो बौद्ध ग्रंथ क्या बता रहे हैं? बौद्ध ग्रंथ ये बताना चाह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो किस कुल को बिलोंग करते थे या किस वर्ण को बिलोंग करते थे? तो वो क्षत्रिय वर्ण को बिलोंग करते थे। इन्होंने क्या बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो एक क्षत्रिय थे। ठीक है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स इतिहास की कुछ ऐसी बातें होती है जो हमें पता होना ज़रूरी होता है ना, जिनके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं। ब्राह्मण ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न कुल का बताया गया है, लेकिन बौद्ध ग्रंथ में इन्हें क्षत्रिय बताया गया है। और वृषल शब्द का अर्थ पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो आप लिखेंगे इसका अर्थ है निम्न कुल में जन्म लेने वाला। यदि ये पूछा जाए कि वृषल शब्द का उपयोग किस साहित्य में किया गया है, तो आप लिखेंगे मुद्रा राक्षस में किया गया है, जिसके रचनाकार विशाखदत्त है। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि वृषल शब्द का उपयोग मुद्रा राक्षस में किस शासक के लिए किया गया है? तो मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किया गया है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं दोस्तों। इसलिए जितने भी फैक्ट मैं यहाँ बता रही हूँ सारे महत्वपूर्ण हैं।
अब ये हो गई कुल की बात। अब हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो कि निम्न कुल से हो या क्षत्रिय हो, जो भी हो, है ना, इनकी फैमिली से तो कुछ ऐसा नहीं था कि पिता राजा थे तो ये उत्तराधिकारी बन के इन्होंने शासन संभाल लिया मगध साम्राज्य के। ये कहाँ से मगध साम्राज्य में आ गए और वहाँ के राजा बन गए, है ना। तो ये इसके पीछे पौराणिक कथाएं कई सारी है, बहुत सारी स्टोरीज है। तो हम थोड़ा उस स्टोरी पे मूव कर लेते हैं, उस स्टोरी की तरफ देख लेते हैं ताकि चीज़ें हमें बेहतर तरीके से समझ में आए। तो स्टोरी कुछ यूँ है फ्रेंड्स कि जब मगध साम्राज्य पर नंद वंश का शासन था, उस समय वहाँ के जो शासक थे वे थे धनानंद। धनानंद एक काफ़ी क्रूर और अभिमानी शासक था, ऐसा पौराणिक कथाओं में लिखा गया है। तो एक बार क्या होता है फ्रेंड्स कि उनके शासन में एक पंडित, उनके जो शासन तंत्र या फिर उनका जो शासन चल रहा होता है, वहाँ पे एक पंडित रहते हैं, उनका नाम है चाणक्य, ठीक है, जिन्हें हम कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। अब चाणक्य क्या होता है कि एक बार राजा धनानंद के पास जाते हैं, उनकी सभा में बैठते हैं। अब यहाँ क्या होता है कि जो राजा धनानंद काफ़ी क्रूर थे, अभिमानी थे, तो वे चाणक्य का किसी बात को लेकर उनके बीच में विवाद हो जाता है और चाणक्य का पूरी सभा के सामने क्या कर देते हैं, अपमान कर देते हैं, घोर अपमान कर देते हैं। अब यहाँ पे चाणक्य रुष्ट हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं और वे ये प्रण लेते हैं कि मैं इस नंदवंश का अंत कर दूंगा। ये सारी कथाएं किसमें, पौराणिक कथाओं में बताई गई ये सारी स्टोरी। तो चाणक्य क्या करते हैं कि नंदवंश के पतन का प्रण ले लेते हैं और प्रण लेने पर अब वो निकल जाते हैं। अब अकेले पूरे शासन को समाप्त करना तो संभव नहीं है दोस्तों, है ना। उसके लिए कोई प्लानिंग तो बनानी पड़ेगी, रणनीति तो बनानी पड़ेगी। इसके लिए चाणक्य काफ़ी फेमस थे। चाणक्य एक बहुत अच्छे व्यक्ति थे, वो हर चीज़ को, हर काम को रणनीति के साथ में करते थे, इसीलिए वे सफल भी होते थे। अब चाणक्य क्या करते हैं फ्रेंड्स, वे मिलते हैं चंद्रगुप्त मौर्य से और चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार करते हैं नंदवंश के पतन के लिए, ठीक है। और ये इन दोनों का साथ बहुत अच्छा होता है और चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य मिलकर एक सेना का निर्माण करते हैं, है ना। और साथ में फिर धनानंद के साथ में चंद्रगुप्त मौर्य का आने वाले समय में युद्ध होता है और इस युद्ध में चाणक्य की मदद से धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य क्या कर देते हैं, हरा देते हैं। तो एक युद्ध होता है किनके मध्य, नंदवंश और मौर्य वंश, मतलब नंदवंश तो नहीं, धनानंद हम लिख लेते हैं, धनानंद वर्सेस चंद्रगुप्त मौर्य, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के जो शासक होते हैं, सहायक होते हैं, वे कौन होते हैं, सहायक होते हैं इनके चाणक्य। और मैंने आपको स्टोरी बताई, चाणक्य क्रोधित रहते हैं धनानंद पे और वे प्रण लेते हैं कि मैं नंदवंश का पतन कर दूंगा और इसी के लिए वो चंद्रगुप्त मौर्य की हेल्प भी करते हैं इनका घमंड तोड़ने के लिए। और इस युद्ध में किसकी हार होती है, इसमें धनानंद की हार हो जाती है और जीत होती है चंद्रगुप्त मौर्य की। और इस तरह मगध साम्राज्य पर मौर्य वंश का शासन चालू हो जाता है, मौर्य वंश की स्थापना हो जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य क्या हो जाते हैं, विजय होते हैं और मौर्य वंश की क्या हो जाती है, मगध साम्राज्य पर स्थापना हो जाती है। तो ये स्टोरी है चंद्रगुप्त मौर्य के शासन करने की, मगध साम्राज्य का राजा बनने की। अब जब चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाते हैं और मगध साम्राज्य के शासक बन जाते हैं और इनका मंत्रिमंडल बनता है, तो उस मंत्रिमंडल के प्रधानमंत्री होते हैं चाणक्य। तो क्या लिखेंगे आप, मौर्य वंश के प्रधानमंत्री या चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे होते हैं चाणक्य। ठीक है फ्रेंड्स, कौन होते हैं, चाणक्य होते हैं। अब दोस्तों शासन अच्छे से चल रहा होता है, मगध साम्राज्य फल फूल रहा होता है बढ़िया से। यहाँ पे चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य जैसे महान राजा और प्रधानमंत्री रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि मगध साम्राज्य फल फूलेगा, उदय उसका बढ़िया से हो रहा होगा, चहु और खुशियाँ ही खुशियाँ थी। अब क्या होता है, अब ये स्थापना, अच्छा इसका सन अगर देखें तो वही है, चंद्रगुप्त मौर्य जब से अपने शासन संभाला 322 ईसा पूर्व, है ना, 322 ईस्वी पूर्व से मौर्य वंश की स्थापना हो जाती है, चंद्रगुप्त मौर्य शासक बन जाते हैं। अब समय आता है 305 ईस्वी पूर्व। 305 ईस्वी पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत पर शासन करने वाले सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध होता है 305 ईस्वी में। चंद्रगुप्त मौर्य वर्सेस सेल्यूकस निकेटर।
सेल्यूकस निकेटर। इस युद्ध में क्या होता है दोस्तों, इस युद्ध में सशर्त इस युद्ध को क्या किया जाता है, खत्म किया जाता है। ये युद्ध काफ़ी टाइम तक चलता रहता है। उसके बाद में इन दोनों के द्वारा ये निर्णय लिया जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर द्वारा, कि कुछ शर्तों के साथ में इस युद्ध को समाप्त किया जाए। तो वे क्या क्या शर्तें थी? वे शर्तें थी चंद्रगुप्त द्वारा क्या शर्त कंप्लीट करना था। देखो, कुछ चीज़ें चंद्रगुप्त मौर्य की तरफ से हुई और कुछ सेल्यूकस निकेटर की तरफ से। तो क्या क्या शर्तें थी ये देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर। तो इस युद्ध को समाप्त करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को 500 हाथियों का दान करना पड़ा, या 500 हाथी देना पड़े। 500 हाथियों का उपहार किसे दिया गया? उपहार दिया गया। किसे दिया गया? तो सेल्यूकस निकेटर को दिया गया। ठीक है, अब हम देखते हैं सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या दिया इस युद्ध को समाप्त करने के लिए। तो सेल्यूकस निकेटर द्वारा जो पश्चिमोत्तर वाला भूभाग था, उनके कुछ क्षेत्र जैसे कि काबुल, कांधार, हेरात व मकरान जैसे क्षेत्र दिए गए। तो इन क्षेत्रों को चंद्रगुप्त मौर्य को लौटाया गया सेल्यूकस निकेटर द्वारा, है ना। इन्होंने ये क्षेत्र दिए थे, चंद्रगुप्त मौर्य को दिए गए। साथ ही इन्होंने अपनी पुत्री कॉर्नेलिया का विवाह किया था चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में। तो कॉर्नेलिया के साथ, कॉर्नेलिया कौन थी? सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। तो ये क्या बने? चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर के दामाद हो गए। कॉर्नेलिया से विवाह, अपनी पुत्री कॉर्नेलिया से विवाह। फ्रेंड्स, ये कॉर्नेलिया जो इनकी पुत्री थी, इनका कहीं जगह पे आप नाम हेलेना भी पढ़ेंगे। ठीक है, हेलेना भी इनका नाम पढ़ेंगे आप। कॉर्नेलिया और हेलेना वो एक ही है, सेल्यूकस निकेटर की पुत्री। साथ ही सेल्यूकस निकेटर के दरबार में एक राजदूत रहते थे, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज, जो कि इंडिका के रचनाकार हैं। उन्हें चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में रहने का ऑर्डर दिया गया। उन्हें वहाँ पे रहने का ऑर्डर ही आदेश दिया गया कि आप इनके साथ में अब रहेंगे अब से। तो मेगास्थनीज इसीलिए उन्होंने इंडिका लिखी मेगास्थनीज ने, और जिसमें मौर्य वंश के बारे में वर्णन किया है। तो मेगास्थनीज राजदूत को दिया, इनको सौंप दिया राजदूत। तो ये चीज़ें दी गई किसके द्वारा? सेल्यूकस निकेटर द्वारा युद्ध को समाप्त करने के लिए। क्या क्या? काबुल, कंधार, हेरात और मकरान जैसे क्षेत्र। साथ ही अपनी पुत्री कॉर्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में करवाया, और एक यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया। और चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या दिया? इन्हें 500 हाथियों का उपहार दिया था इन्होंने। तो ये चीज़ें दी गई थी इस युद्ध को समाप्त करने के लिए। कब हुआ था युद्ध? 305 ईस्वी पूर्व में। किनके बीच में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के मध्य हुआ था। एक और चीज, इस युद्ध का वर्णन किसने किया है? तो एप्पियानस नामक इतिहासकार ने इस युद्ध का वर्णन किया है अपने साहित्य में। किसने? एप्पियानस नामक एक इतिहासकार हुए, इन्होंने इस युद्ध का वर्णन किया है अपने साहित्य में। तो ये पूछा जा सकता है कि इसका वर्णन कहाँ मिलता है? तो एप्पियानस द्वारा किया गया है इसका वर्णन, इस युद्ध का वर्णन, जिससे हमें ये जानकारी मिलती कि ये शर्तें थी और ये सब चीज़ें हुई थी। और आगे इसी क्रम में हम देख लेते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। चंद्रगुप्त मौर्य एक जैन अनुयायी थे, मतलब इन्होंने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। जैन अनुयायी थे चंद्रगुप्त मौर्य। क्या बन गए थे? जैन अनुयायी बन गए थे। इन्होंने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था और इन्होंने दीक्षा ली थी। किससे दीक्षा ली थी? तो इन्होंने जैन गुरु भद्रबाहु से दीक्षा ली थी। भद्रबाहु से दीक्षा ली थी। दीक्षा ली थी, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। किससे दीक्षा ली थी? भद्रबाहु से दीक्षा ली थी। भद्रबाहु कौन थे? तो ये जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय के क्या थे? प्रमुख थे।
जैन भद्रबाहु कौन थे? जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय के प्रमुख ठीक है दोस्तों। मतलब इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, जैनी गुरु जो भद्रबाहु थे उनसे दीक्षा ले ली थी और जैन अनुयायी बन गए थे, अर्थात उन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था। अब लास्ट पॉइंट ऑफ फ्रेंड है इनके मृत्यु से रिलेटेड कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई और कैसे हुई। चंद्रगुप्त मौर्य जिनके प्रधानमंत्री चाणक्य रहे, वे न तो किसी युद्ध में परास्त हुए, न ही किसी युद्ध में उनकी मृत्यु हुई। उनकी मृत्यु एक विशेष उपवास को करने से हुई थी, ठीक है, उपवास द्वारा हुई थी। और कहाँ हुई थी? उपवास द्वारा हुई थी। इन्होंने जैन धर्म के अंतर्गत जो उपवास होते हैं जिन्हें संलेखना कहा जाता है, संलेखना उपवास कहा जाता है, उस उपवास के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है। तो उपवास के दौरान 298 ईस्वी पूर्व में मृत्यु, ठीक है। और इन उपवास को क्या कहा गया? इन उपवासों को कहा गया था संलेखना। एक विशेष विधि द्वारा ये उपवास होते हैं जिसमें खाना पीना छोड़ना पड़ता है, और उन खाना पीना छोड़ने के कारण ही चंद्रगुप्त मौर्य की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है, ठीक है ना। उन्हें एक टाइप से कह सकते हैं कि उन्हें निर्वाण प्राप्त हो जाता है अगर जैन धर्म के अकॉर्डिंग यदि उस भाषा में बात करें तो। संलेखना विधि, इस उपवास को क्या कहा जाता था? संलेखना विधि कहा गया इस उपवास को, ठीक है। तो कब होती है इनकी मृत्यु चंद्रगुप्त मौर्य की? तो 298 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब कहाँ होती है इनकी मृत्यु? तो इनकी मृत्यु होती है श्रवणबेलगोला में। श्रवणबेलगोला जो कि कहाँ पर है? कर्नाटक में है। श्रवणबेलगोला में कहाँ पर है ये कर्नाटक में है। तो इसमें 3 चीज़ें इस लाइन में क्या क्या कैसे होती है? तो उपवास के दौरान होती है। इस उपवास को जैन धर्म में संलेखना विधि कहा जाता है। कब होती है चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु? तो 298 ईस्वी पूर्व में इनकी मृत्यु होती है। कहाँ होती है? तो श्रवणबेलगोला कर्नाटक में इनकी मृत्यु होती है। तो यहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य का क्या हो जाता है? शासन समाप्त हो जाता है और इनके उत्तराधिकारी फिर मौर्य वंश को कंटिन्यू करते हैं जो कि है बिंदुसार। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के समय में यदि हम मगध साम्राज्य के विस्तार की बात करें कि कहाँ तक फैल गया था, तो ये काफ़ी विस्तृत हो गया था दोस्तों। देखिए आपने सेल्यूकस निकेटर वाला जो पश्चिमोत्तर वाला भूभाग था जहाँ पे यूनानी साम्राज्य था, वहाँ के भी क्षेत्र मगध साम्राज्य में मिल गए थे, है ना। काबुल, कांधार, हेरात, मकरान हमने अभी देखा, तो ये क्षेत्र भी मगध साम्राज्य में आ गए थे। अर्थात उत्तर में हिमालय की तराई, दक्षिण में कर्नाटक तक, उत्तर में हिमालय की तराई से दक्षिण में यदि नीचे की साइड जाएंगे तो कर्नाटक तक, और पूर्व में छोटा नागपुर के पठार से पश्चिम में काबुल तक, है ना। काबुल मतलब वर्तमान में अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। तो दोस्तों यहाँ तक क्या था? मगध साम्राज्य फैल चुका था। काबुल तक मगध साम्राज्य का विस्तार, मगध साम्राज्य का विस्तार हो चुका था। इतना विस्तृत हो चुका था विस्तार, जो कि काफ़ी बड़ा है। लगभग इन्होंने पूरे भारत पर, अखंड भारत जो हम बोलते हैं ना, अखंड भारत का जो मैप देखते हैं, उस तरह से मगध साम्राज्य को चंद्रगुप्त मौर्य ने फैला दिया था, विस्तृत कर दिया था। सो फ्रेंड्स, ये हो गई हमारे चंद्रगुप्त मौर्य की बात। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बिंदुसार के बारे में बातें करेंगे, साथ ही हम अशोक के बारे में भी बात करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी कोई क्वेरी हो या कोई चीज़ें नहीं समझ में आई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं वो क्वेरीज दूर करने की कोशिश करूँगी। अब वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और यदि वीडियो आपने अब तक देख लिया है, एंड पॉइंट तक आ गए हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा दोस्तों।